प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय नगर उटारी। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बादल राग का संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय, उसके पश्चात विषय प्रवेश और अंत में कविता की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। कविता का नाम है बादल राग। लेखक हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म सन 1899 ईस्वी में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। पारिवारिक गांव गढ़कोला, उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अनिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। ये सभी उनके काव्य संग्रह हैं। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ले सुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब उनकी गद्य रचनाएं हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली नाम से प्रकाशित है संपूर्ण उनकी रचनाएं। और समनव्य मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनका निधन हुआ था 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें यह दर्शाया गया है, उनके बारे में बताने से पूर्व 2 पंक्ति दी गई है कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाते। उनका यह निर्बाध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास और शोक, राग और विराग, उत्थान और पतन, अंधकार और प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। यही उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित कर देते हैं। विषयों और भावों की तरह कविता की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम समासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंधापन लिए हुए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू, महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कंठ, आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्तिशाली कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन
और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय हैं क्योंकि उनका उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। यह छोटा सा उनका परिचय था। आइए कविता पढ़ने से पूर्व विषय प्रवेश पढ़ लेते हैं। बादल राग कविता उनकी काव्य संग्रह अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव, आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा बादल। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पसधरता की अनुकुंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमथ दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुक्त, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इस अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उससे सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। यह उनका इस कविता का विषय प्रवेश था। आइए शुरू करते हैं बादल राग कविता। लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब भी आप कविता का व्याख्या करेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, मैंने पूर्व की कक्षाओं में ये बताया है कि जब भी आप व्याख्या करें तो कम से कम 4 पैरा में अवश्य करें। सबसे पहले आप संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें, कविता की व्याख्या करें और अंत में काव्य सौंदर्य विशेष लिखें। तो कविता है, सबसे पहले मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगा, फिर व्याख्या करूंगा और उसके बाद काव्य सौंदर्य। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से
घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर शील ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। ये हो गया। आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। आइए शुरू करते हैं कविता बादल राग। लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता शुरू करने से पूर्व मैं कठिन शब्दों का अर्थ जान लेता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, तीर्ति है का अर्थ है तैरना, समीर का अर्थ है वायु हवा, सागर समुद्र, अस्थिर जो स्थिर नहीं है, जग का अर्थ है संसार, दग्ध दुखी संतप्त, निर्दय जिसमें दया न हो, जिसमें हृदय न हो, विप्लव, क्रांति, प्लावित जलमग्न कर देना, डुबा देना, माया का अर्थ है छल, रन का अर्थ है युद्ध, तरी का अर्थ नौका, आकांक्षाओं से कामना, घन घन अनेकार्थी शब्द है जिसका एक अर्थ है हथौड़ा और दूसरा अर्थ है बादल। तो यहाँ हम बादल को लेंगे। भेरी का अर्थ होता है नगाड़ा, गर्जन तेज आवाज, सजग जगा हुआ, सुप्त सोया हुआ, अंकुर पौधा बनने से पूर्व की जो अवस्था होती है, जो बीज से निकलती है अंकुर। उर का अर्थ है हृदय, पृथ्वी, धरती, आशाओं से आशा, नवजीवन। नौ को भी यदि आप ध्यान से देखें तो एक नौ की संख्या है, परंतु यहाँ नवजीवन, नया जीवन अर्थ लिया गया है। ऊंचा कर सिर यानी गर्व से ऊंचा कर सिर, ताक रहे देखना, ये संबोधन शैली है विप्लव क्रांति बादल। तो आइए हम व्याख्या करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि व्याख्या करने से पूर्व सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। इसके लेखक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह कविता उनकी काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। अनामिका 6 खंडों में प्रकाशित है और यहाँ छठा खंड से लिया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग होगा। इन पंक्तियों में कवि ने सामाजिक विषमता पर कुठाराघात किया है। समाज में जो सामाजिक विषमता फैली हुई है, इसे मिटाने की वे बात करते हैं। क्रांति कहाँ आएगी? तो निम्न वर्ग में आएगी। कौन लेकर आएगा? बादल लेकर आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने बादल को क्रांति दूत के रूप में आह्वान किया है। आइए कविता की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। छायावादी शैली में कविता का अर्थ सीधा सीधा नहीं निकलता है। उसके अर्थ कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से बादल राग कविता सामाजिक विषमता के ऊपर जो कुठाराघात करने की उन्होंने सोची थी, उसी के संदर्भ में ये कविता लिखी गई है। तो पहला और दूसरा जो इसके अर्थ निकलेंगे, दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कविता पढ़ता हूँ। जो इसका मूल अर्थ है कि तीर्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अर्थात आसमान में जब बादल छाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बादल युद्ध की नौका है जो अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर
सुख यहाँ कहा गया है उन पूंजीपति वर्गों को जो निम्न वर्ग को शोषण करके धन इकट्ठा किए हुए हैं और वे जानते हैं कि यह सुख अस्थायी नहीं है, अस्थिर सुख, काफ़ी समय तक इस सुख का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यानी जब क्रांति होने वाली है बादलों की, या निम्न वर्ग में जो क्रांति होने वाली है, उससे पूंजीपति वर्ग का जो सुख है उसके ऊपर दुख की छाया आ गई है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ऐसा होने वाला है कि यह संसार जो दग्ध है, दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है, उसके हृदय पीड़ा अनुभव कर रहा है। तो बादल क्रांति के रूप में ऐसा निर्दय क्रूर क्रांति करने वाला है। आप देखिए दग्ध विशेषण का प्रयोग किया गया है। दग्ध विशेषण के प्रयोग करने से दुख की अधिकता को बताया गया है, तो दूसरी तरफ निर्दय कह करके क्रांति की क्रूरता को बताया गया है। यानी दुख अधिक है तो क्रांति क्रूर होगी। तो विप्लव जो क्रांति होनी है वो क्रूर होने वाली है और ऐसी होने वाली है कि प्लावित जलमग्न, यानी सबको डुबो देने वाली है। मूल अर्थ में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह कविता निम्न वर्ग में क्रांति करने के लिए आह्वान करती है। और निम्न वर्ग की क्रांति से, क्योंकि निम्न वर्ग क्या है, दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है अमीरों के शोषण से, पूंजीपतियों के शोषण से। तो जब ये क्रांति करेंगे तो अमीरों का सुख छिन जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और ये ऐसी क्रांति करेंगे जो क्रूर होगा, निर्दयी होगा, सबको उसमें डुबो देगा। दूसरा आप सामान्य अर्थ देखेंगे इन पंक्तियों का, तो आप पाएंगे कि धरती गर्मी से, सूर्य की गर्मी से व्याकुल है, सूखा है, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। और यह अकाल, यह सूखा अत्यधिक दिन तक नहीं रह सकता है, क्योंकि क्रांति रूपी बादल आने वाला है, वर्षा होगी। और जो ये धरती सूखी पड़ी हुई है उस पर वर्षा जब होगी तो वो जो सूखापन है, दुख है, वो समाप्त हो जाएगा और ऐसी क्रांति होगी कि जलमग्न हो जाएगा। ये एक सामान्य अर्थ है, परंतु मूल अर्थ वह था जो मैंने पूर्व में बताया कि एक तरफ शोषक वर्ग और दूसरी तरफ शोषित वर्ग की कवि महोदय बात करते हैं। शोषक वर्ग उच्च वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है इन पंक्तियों में, और शोषित वर्ग गरीब है, किसान है, मजदूर है, सर्वहारा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही कहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि निम्न वर्ग में जब क्रांति आएगी तो उच्च वर्ग का जो सुख है वह छिन जाएगा। और क्रांति कैसी आएगी, तो निर्दयी आएगी, क्रूर आएगी। आगे की पंक्ति को हम देखते हैं। वे लिखते हैं कि यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। वे कहते हैं कि यह जो रंतरी है, युद्ध की नौका है, वो आकांक्षाओं के अस्त्र शस्त्र से भरी हुई है। जब बादल नगाड़े की तरह बजते हैं, गर्जन करते हैं, तो धरती में सोया हुआ बीज भी सजग हो जाता है, जग जाता है। उनमें एक उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, उसके हृदय में, पृथ्वी के हृदय में वो जो दबे हुए बीज हैं वो एक नए जीवन प्राप्त करने की आशा से जग जाते हैं और वे
बादल की तरफ देख करके संबोधन करते हैं कि ये विप्लव के बादल, ये क्रांति के बादल, तुम जोर से गरजो, अभी क्रांति हो। इन पंक्तियों का यह सामान्य अर्थ होता है, परंतु जो इसका मूल अर्थ है वह कहता है कि जब युद्ध होता है पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग में, तो शोषित वर्ग की जो युद्ध है वह अनेक प्रकार की आकांक्षाओं से भरी हुई है। वह अपने जीवन में सुख पाना चाहता है। तो जब क्रांति होती है, युद्ध के जब नगाड़े बजते हैं, तो उन नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके निम्न वर्ग जो सोया हुआ था वह जाग उठता है और उसके हृदय में एक नए प्रकार के जीवन, उसके हृदय में नए नए आशाओं का संचार होता है और वे जीवन में अपने सामान्य जीवन को जीने के लिए उत्सुक हो उठते हैं और वे बादलों से कहते हैं कि हे बादल, यानी क्रांति करने वालों से कहते हैं, हे क्रांति करने वाले, हे क्रांति के वीर, तुम ऐसी क्रांति करो, तुम ऐसी क्रांति करो कि ये पूंजीपतियों के सारे जो शोषण करके उन्होंने जो धन इकट्ठा कर रखा है वे सारे समाप्त हो जाएं और वो धन गरीबों को, निम्न वर्ग को मिल जाए। तो ये इसका मूल अर्थ हुआ। अब आइए इसकी हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप सर्वप्रथम देखेंगे कि इन पंक्तियों में तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। छंद, मुक्त छंद के जनक रहे हैं निराला जी। तो ये जो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत है यह मुक्त छंद में लिखा गया है। आप अलंकार देखेंगे तो समीर सागर में रूपक अलंकार है। समीर रूपी सागर, दुख की छाया, इसमें भी रूपक अलंकार है। रंतरी, इसमें भी रूपक अलंकार है। सजग सुप्त अंकुर, सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है। समीर सागर में ऊपर आप देखिए वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है और ये विप्लव के बादल में यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और विशेष प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से बहुत सारी बातें कही गई हैं। गर्जन में आप ध्वनि बिंब को देखेंगे, भाषा प्रवाहमयी है, सरल है, सुगम है। बस